साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज़ों ने एक विशाल सेना जनरल कैंपबेल और कप्तान कैनिंग के अधीन ज़मीन के रास्ते बर्मा की सरहद पर भेज दी थी। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने सिलहट और मणिपुर के बीच की एक छोटी सी स्वतंत्र रियासत कछाड़ को अपने काबू में किया था। 5 मार्च को युद्ध का ऐलान किया गया और 6 मार्च सन 1824 को कछाड़ के भोले राजा गोविंद चंद्र नारीन ने अंग्रेज़ों की चालों में आकर अपनी स्वाधीनता एक संधि द्वारा उनके हाथ बेच दी। बर्मा दरबार अंग्रेज़ों के इन कामों को देख रहा था। कछाड़ में ही अंग्रेज़ों और बर्मी सेना के बीच लड़ाई शुरू हो गई। जल मार्ग से रंगून पर कब्जा करने के लिए कुछ सेना कलकत्ता से भेजी गई और कुछ मद्रास से। मद्रास की सेना कर्नल मैकबीन के अधीन थी, जिसमें 3 पलटनें गोरे सिपाहियों की और 10 हिंदुस्तानी सिपाहियों की थी। ये दोनों सेनाएं मार्ग में मिलकर 10 मई सन 1824 को रंगून बंदरगाह के सामने आ पहुंची। रंगून में उस समय कोई किलेबंदी नहीं थी। वहां के बर्मी शासकों को शायद इतने बड़े अंग्रेजी जहाजी बेड़े की आशा भी नहीं थी। थोड़ी सी गोलाबारी के बाद करीब करीब बिना लड़े ही रंगून पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था। किंतु रंगून का कब्जा करते ही अंग्रेजी सेना को अत्यंत विचित्र स्थिति का सामना करना पड़ा। अंग्रेज़ों को आशा थी कि रंगून में हमें काफ़ी रसद का सामान, बोझ ले जाने के लिए जानवर, गाड़ियाँ और इरावती नदी में आगे बढ़ने के लिए नाव मिल जाएंगी और हम नदी के रास्ते बर्मा की राजधानी आवा तक पहुंच सकेंगे। इसके लिए कुछ समय पहले से अंग्रेज़ श्याम के बाशिंदों और ख़ास रंगून के बाशिंदों के साथ साजिश भी कर रहे थे। एमहस्ट के पत्रों से मालूम होता है कि अंग्रेज़ श्याम के लोगों को उकसाकर कि दक्षिण की ओर से बर्मा पर हमला कर दें और रंगून निवासियों को यह समझा रहे थे कि आप रंगूनी हैं, बर्मी नहीं। किंतु अंग्रेज़ों की ये सब आशाएं झूठी साबित हुई। श्याम निवासी उनके चक्कर में नहीं आए और बर्मा दरबार का व्यवहार अपनी समस्त प्रजा के साथ इतना उदार और अच्छा था कि प्रजा ने अंग्रेज़ों के साथ पूरा असहयोग किया। अंग्रेज़ों के रंगून पहुंचते ही रंगून की समस्त प्रजा तुरंत नगर खाली करके अपने सामान, बाल बच्चों, पशुओं, गाड़ियों और किश्तियों समेत दूर की झाड़ियों में छिप गई। अंग्रेज़ी सेना को नगर बिल्कुल खाली मिला। यहाँ तक कि रंगून से आगे बढ़ सकना तो दूर रहा, अंग्रेज़ी सेना को नगर के अंदर कहीं एक दाना भी रसद का नहीं मिल सका था। इसके अतिरिक्त बर्मी सेना ने, जो अपने समय में काफ़ी होशियार थी, रोज़ रात को झाड़ियों से निकल निकल कर अंग्रेज़ी सेना पर धावे मारने शुरू कर दिए। अंग्रेज़ न तो पीछे हट सकते थे और न आगे बढ़ सकते थे। रंगून में उनके पास खाने के लिए रसद तक नहीं थी। उनकी हालत अत्यंत करुणाजनक हो गई। एक अंग्रेज़ ने लिखा है कि खासकर यह मालूम था कि रंगून में किश्तियाँ बहुत हैं और बहुतों को यह आशा थी कि रंगून शहर से काफ़ी किश्तियाँ और सामान इस तरह का मिल जाएगा जिसकी सहायता से हम राजधानी को विजय करने योग्य सेना नदी के मार्ग से ऊपर भेज सकेंगे और इस तरह हम फौरन लड़ाई को ख़त्म कर सकेंगे। उसने आगे लिखा है कि अपने इन अंदाज़ों में हम यह भूल गए थे कि बर्मा दरबार जिन प्रांतों को विजय कर लेता था उनकी और उसकी शासन नीति अत्यंत विचारपूर्ण और न्यायपूर्ण होती थी। बर्मी कौम के वीर और अभिमानी चरित्र का भी हमें इतना कम पता था कि हम इस बात का ठीक ठीक अनुमान नहीं कर सके कि रंगून में हमारा स्वागत किस तरह होगा। साथियों, दूसरी ओर जो सेना थल मार्ग से बर्मा की सरहद पर भेजी गई थी उसकी हालत और अधिक खराब हुई। लॉर्ड एमहस्ट के 2 अप्रैल सन 1824 के पत्र में लिखा है कि इस सेना ने असम निवासियों को लोभ देकर बर्मियों के विरुद्ध भड़काने के पूरे प्रयत्न किए। विल्सन लिखता है कि अंग्रेजी सेना के असम में प्रवेश करते ही असम निवासियों और आसपास की दूसरी जातियों के नाम एक ऐलान कंपनी की ओर से प्रकाशित किया गया, जिसमें उनसे झूठे सच्चे वादे करके उन्हें अंग्रेज़ों के पक्ष में करने का प्रयत्न किया गया था। अंग्रेज़ यह सब कतर ब्योंत कर ही रहे थे कि बर्मा के महाराजा ने अपने प्रसिद्ध सेनापति महामेजी बंदूला के अधीन करीब 12,000 सेना अंग्रेज़ों के मुकाबले के लिए भेज दी। मई सन 1824 के शुरू में इस सेना के एक दल ने नाफ नदी पार कर रामू पहाड़ी से 14 मील दक्षिण में रतनपुलंग नामक स्थान पर डेरे डाले। कंपनी की विशाल सेना तैयार थी ही। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजी सेना के अनेक अफसर और अनगिनत सिपाही मारे गए। बाकी बची अंग्रेजी सेना को पूरी तरह हार खाकर पीछे हट जाना पड़ा। अंग्रेजी सेना की इस हार से कलकत्ता में
बल्कि सच यह है कि पूरे भारत में एक तहलका मच गया। मेजर आर्चर ने इस बारे में लिखा था कि कलकत्ता की सरकार को वास्तव में यह डर हो गया कि कहीं बर्मी सेना सुंदरवन के मार्ग से आकर कलकत्ता पर हमला न कर बैठे। इस पराजय के संबंध में सर चार्ल्स मेटकाफ ने गवर्नर जनरल के नाम 8 जून सन 1824 को एक पत्र लिखा था, जिसमें अंग्रेज़ों की घबराहट का साफ साफ पता चलता है। उसने लिखा था कि सारा भारत हर समय हमारे पतन की बाट जोहता रहता है। लोग हर जगह हमारे नाश को देखकर खुश होंगे और इस तरह के लोगों की भी कमी नहीं है जो अपनी शक्ति भर हर तरह से हमारे नाश में सहायता देंगे। यदि कभी भी हमारा नाश शुरू हुआ तो संभवतः अत्यंत वेग के साथ और एकाएक होगा। पहाड़ी की चोटी से गिरकर खंदक तक पहुंचने में हमें शायद एक ही कदम लेना पड़े। हमारी हिंदुस्तानी सेना की वफादारी पर हमारा अस्तित्व निर्भर है और वफादारी हमारी लगातार विजयों पर निर्भर है। बर्मियों ने हमारे साथ युद्ध के शुरू में ही वह कर दिखाया जिसकी शायद हमें बिल्कुल आशा नहीं थी। पहली विजय का लाभ उनको हुआ और पहली पराजय की विपत्ति हमारी ओर रही है। संभव है कि इससे संसार की किसी भी दूसरी शक्ति के लिए इतने बुरे नतीजे पैदा नहीं होते जितने हमारे लिए हो सकते हैं। शत्रु की विजय से ढाका में और कलकत्ता तक में वह तहलका मच गया है जो सिराजुद्दौला के समय से लेकर आज तक नहीं हुआ था। मालूम होता है कि हमारे शत्रु न तादाद में कम हैं और न वीरता में। हमारा समस्त भारतीय साम्राज्य अब सचमुच खतरे में है। हमारी हार की खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है और उससे फौरन उन करोड़ों मनुष्यों की आशाएं और कल्पनाएं जाग उठती हैं जिन्हें हमने पराधीन कर रखा है। इस आपत्ति से बचने के लिए और उसे अधिक फैलने तथा अधिक हानि पहुंचाने से रोकने के लिए हमें अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। साथियों, इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। अंग्रेज़ों की इस हार के बाद क्या हुआ था, इसकी कहानी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।